महाराष्ट्र की अहिल्यानगर जिले के सौंदला ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके सौंदला ग्राम सभा को जाति मुक्त घोषित कर दिया है। जनगणना 2011 यह बताती है कि 1882 लोगों के आसपास वहां की जनसंख्या है। हालांकि इतने समय वो 2000 क्रॉस कर गई होगी। वहां पर ओबीसी, एससी, एसटी, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम भी हैं, तो कई लोग हैं वहां पे, कई समुदाय के लोग। फिलहाल उसने ऐसा काम किया है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों को करना चाहिए था। फिलहाल सरकारें नहीं करेंगी, क्योंकि वो धर्म और जाति के आधार पर अपने वोट बैंक को बटोरने का काम करती हैं। इसने जो है, इस ग्राम सभा ने एक ऐसा काम किया है जो संविधान के प्रावधानों के बिल्कुल अनुकूल है, निर्णयों के अनुकूल है माननीय सुप्रीम कोर्ट के। फिलहाल मैं आपको बताते चलूं कि अनुच्छेद 15 में जो जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है, कहीं कहीं उसके अनुकूल दिखता है। अनुच्छेद 15(2) जो सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के भेदभाव को मना करता है, चाहे वो जिस जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, वंश इत्यादि का होगा, मना करता है। और इसी को जो है सार्वजनिक स्थान वो मानता है ग्राम सभा, जो प्रस्ताव पारित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ निर्बुद्धि और कुछ दूषित मानसिकता और विकलांग मानसिकता के कुछ लोग होंगे, उनका यही कहना होगा तो आरक्षण का जो लाभ लेंगे तो वहां क्या जाति व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ेगी? अगर ये योजनाओं परियोजनाओं का जो लाभ लेंगे तो वहां पर भी तो जाति व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। कोई डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे वहां पर भी जाति व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। मंडल आयोग से लेकर के इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे केसेस में भारत के पिछड़ेपन का कारण सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से माना गया है। हालांकि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ला करके ईडब्ल्यूएस का प्रावधान कर दिया गया और एक और वर्ग मान लिया गया कि इस आर्थिक रूप से भी पिछड़ापन होता है। फिलहाल मैं तो यही मानता था कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक और ऐतिहासिक रूप से पिछड़ापन होता है, उसी में ज्यादातर जो है आर्थिक पिछड़ापन भी आपको दिखाई पड़ जाता है। फिलहाल हमको जो है सामाजिक रूप से पिछड़ापन है उस पर भी काम करना है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है उस पर भी काम करना है, और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन है उस पर भी काम करना है। तभी तो जो है समावेशी विकास सुनिश्चित हो पाएगा, तभी धारणीय विकास सुनिश्चित हो पाएगा। अब यहाँ पर सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है उस पर काम किया गया है। क्या इससे शैक्षणिक बैकग्राउंड उनका मजबूत होगा? क्या इससे आर्थिक बैकग्राउंड उनका मजबूत होगा? अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(6) शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। 15(6) जो ईडब्ल्यूएस को भी शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया है 10% का। ऐसे ही अनुच्छेद 16(4) और 16(6) है जो सरकारी सेवाओं में या सरकारी नियुक्तियों में रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि शैक्षणिक असमानता और आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 पर कार्य किया जा रहा है। तो वहीं पर जो अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव से परे होकर के जो है कार्य किया जाएगा, इसकी बात करता है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है समानता को स्थापित करने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए तो ये जो जाति मुक्त घोषित किया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से कार्य किया जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको।